जन्माष्टमी के दिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री कान्हा की भक्ति में डूबे नजर आए। किसी ने कान्हा के भजन गाए तो किसी ने मंजीरा बजाकर उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और भजन गाए। जयपुर के इस्कॉन मंदिर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मंजीरा बजाकर कान्हा के जन्मोत्सव का जश्न मनाते दिखे। देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित बाल कृष्ण सज्जा कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को सम्मानित किया। और बात कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा की, जहां जन्माष्टमी के दिन बांके मंदिर में भक्तों का सैलाब होगा। जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में रात 12 बजे कान्हा के दरबार का कपाट खुला, भक्त खुशी में जयकारे लगाने लगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। कान्हा को पंचामृत स्नान कराया गया। कान्हा को बारी बारी से दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से स्नान कराया गया। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री से भोग लगाने के साथ ही पूरे विधि विधान से पूजा की गई। इस दौरान मंदिर में मौजूद कान्हा के भक्त मंदिर में नाचते गाते रहे। जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अब बात पटना के इस्कॉन मंदिर की, जहां जन्माष्टमी के मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को संभाला। कान्हा जन्मोत्सव पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। कान्हा के दर्शन के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। मंदिर में घुसने की होड़ में भगदड़ के हालात बन गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। भीड़ ज्यादा है तो हो सकता है गिरने से किसी को कोई चोट आई हो, लेकिन ऐसा कोई भगदड़ की स्थिति या कोई ऐसी नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है। देखिए भीड़ है यहाँ पर, लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए जो है पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ एडिशनल फोर्स और बुलाया गया है। और जन्माष्टमी की खबरों के बाद बात करते हैं बारिश की। तो गुजरात के कच्छ में बारिश के बीच हादसा हुआ है और पानी के तेज बहाव में बह गई भैंसें। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर। भारी बारिश के चलते गुजरात की नदियां उफान पर हैं। इसी उफान के बीच फंसकर कई भैंसों की जान पर बनाई। तस्वीरें कच्छ के मांडवी शहर की हैं, जहां देखिए कैसे एक साथ कई भैंसें पानी के साथ बहती चली गई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद लोग इन जानवरों की मदद करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। कच्छ में लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और गुजरात में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के बीच हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है। बारिश के चलते गुजरात में आज स्कूल बंद। पिछले 2 दिनों से कई जिलों में भारी बारिश। वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर ऐसा जलभराव हुआ कि सड़कों पर मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गई। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोग घरों में कैद होकर रह गए। गुजरात के अरवल्ली जिला भी भारी बारिश के बाद पानी हो गया। लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया। बारिश बंद होने के बाद भी पानी नहीं निकल पाने से लोग बेहाल दिखे। तीसरी तस्वीर वलसाड की है। यहाँ भी बारिश के बाद पूरे शहर की रफ्तार थम सी गई। यहाँ एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। और अब आपको अहमदाबाद और गांधीनगर के हालात दिखाते हैं, जहां बारिश के चलते शहर की रफ्तार थम सी गई है। भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी जल भराव हो गया। तस्वीरें सिंधु भवन रोड की हैं, जहां मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब हो गई और लोग अपनी गाड़ियों को खींचते नजर आए। अहमदाबाद में बारिश बंद होने के घंटों बाद तक पानी की निकासी न हो पाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गांधीनगर में भी झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसकी वजह से सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लोग घरों में कैद होकर रह गए। बात राजस्थान की। राजस्थान में भी इन दिनों बारिश का दौर जारी है। इसी दौरान यहां हुए एक हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हादसे का ये वीडियो नागौर के रिया मंडी का है, जहां देखिए कैसे एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक लूड़ी नदी में गिर जाता है। पहले युवक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल ट्रैक्टर से उसका हाथ छूट जाता है और वो नदी में जा गिरता है और पानी के तेज लहरों के साथ बहने लगता है। हादसा लूड़ी नदी से अवैध रूप से बजरी ले जाते समय हुआ। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद पानी में बहते इस युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। और अगली तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि मदद के लिए प्रशासन को आना पड़ा। तस्वीरें बांसवाड़ा के छींट की हैं, जहां तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए। लोगों की शिकायतों पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। चारों तरफ निकास की कमी है और खेतों का पानी भी गांव में ही आता है। यहाँ चारों तरफ से यहाँ क्या श्रावण मास चल रहा है, लोगों के आने जाने में, दर्शनार्थियों के आने जाने में भी बिल्कुल समस्या है और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इसकी सूझ नहीं ले रहा। राजस्थान में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, महिला अपने 2 बच्चों के साथ लापता है। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि ये अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया। बारिश के साथ आए मलबे की वजह से राजगढ़ रोड की हालत क्या हो गई, आपके सामने है। ये देखो हमारे राजगढ़ रोड की हालत, ये देख सकते हो कंडीशन। कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर जानकारी देते हुए बताया कि बादल फटने के बाद से एक मां और उसके 2 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल नुकसान का आकलन करने में प्रशासन जुटा है। और अब बात मध्य प्रदेश के शिवपुरी की करेंगे, जहां भारी बारिश के चलते आवाजाही का एकमात्र रास्ता नदी में समा गया, जिसके चलते लोग खतरनाक सफर करने को मजबूर। कोलारस विधानसभा के बदरवास इलाके में आवाजाही का एकमात्र रास्ता अब ये सिंध नदी ही बची है। दरअसल भारी बारिश के चलते सड़कें सिंध नदी में डूब चुकी हैं और लोग ट्यूब पर बैठकर इस तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर में आप कुछ लोगों को पानी के बीच से बाइक लाते देख सकते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोगों तक न तो कोई स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहा है और न ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हर साल बरसात में यहां इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। यूपी के सीतापुर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शारदा सहायक नहर फटने के बाद कई गांव में पानी तेजी से भर गया, जिसके बाद प्रशासन ने हालात का आकलन करने के लिए ड्रोन के जरिए सर्वे कराया। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के करीब 4000 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव में फंसे लोगों को स्टीमर और नाव की मदद से निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि नहर किनारे की सड़क करीब 6 फीट धंसने की वजह से शारदा सहायक नहर का पानी तेजी से गाँव में भर गया। नहर फटने की सूचना ग्रामीणों ने ही नहर विभाग के अफसरों को दी थी। फिलहाल अभी तक नहर को बंद नहीं किया जा सका है। एक और अहम खबर है, बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। 30 अगस्त को रांची में थामेंगे बीजेपी का हाथ। दिल्ली में अमित शाह से हुई चंपाई सोरेन की मुलाकात। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला कर लिया है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। चंपाई सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान आगे की रणनीति को लेकर भी बात हुई। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। सीएम हिमंता ने पोस्ट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि चंपाई सोरेन रांची में 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। और बात जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी खबरों की, तो कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। बनिहाल में कांग्रेस और एनसी दोनों के उम्मीदवार लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देर रात जारी की गई लिस्ट में देवसर से अमान उल्ला मंटू, अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद, दुरू से गुलाम अहमद मीर, त्राल से एसएस चन्नी, बनिहाल से विकार रसूल, डोडा से शेख रियाज अहमद, भद्रवा नदीम शरीफ नियाज, डोडा वेस्ट से प्रोफेसर प्रदीप कुमार और इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह उम्मीदवार बनाए गए हैं।
बता दें, कांग्रेस को गठबंधन के तहत कुल 32 सीटें मिली हैं, जिसमें 5 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला होगा। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर मांझी ने बोला हमला। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव में प्री पोल अलायंस हुआ है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल के साथ भी गठबंधन कर सकती है। वहीं जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। आज दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर गठबंधन की जानकारी देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एक नए गठबंधन पर मोहर लग गई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी शामिल है। इस महत्वपूर्ण गठबंधन की घोषणा आज दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए लिखा कि किसान कमेरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे बिना आराम। ताऊ देवीलाल की नीतियां विचारधारा में मान्यवर कांशीराम। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया जिसमें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और उनकी फोटो लगी हुई थी। और अब खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी और INLD ने चुनाव तारीखों को एक हफ्ते के लिए टालने की अपील की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की जा रही है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग से वीकेंड, पब्लिक हॉलिडे और फेस्टिवल्स का हवाला देते हुए 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की। दोनों पार्टियों की चिट्ठी के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक की, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। अभी तक के स्केड्यूल के हिसाब से हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढह गई। शिवाजी की प्रतिमा ढहने से विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवंत समुद्री किनारे पर लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जो अनावरण के करीब 8 महीने बाद ही ढह गई। मूर्ति गिरने के बाद विपक्ष ने अब सरकार पर हमला बोल दिया है। जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, उनके स्टैचू में भी इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी अनियमितता। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टीवार ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमीशन खाएगी। कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत FIR करो अगर तुम ईमानदार हो तो। और वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। इस मामले पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ये केवल महाराष्ट्र वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में भाजपा भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब बीजेपी सरकार को गिरा कर देगी। वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की गिरी हुई प्रतिमा के वीडियो देखकर गुस्सा आता है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के गौरव के प्रतीक को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये राजनीति का समय नहीं है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण कारणों का पता लगा रहे हैं। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे। हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर/आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। शिंदे ने यह भी कहा है कि एक बार फिर इसी स्थान पर महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। डॉक्टर से रेप और हत्या के खिलाफ आज कोलकाता और हावड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। गैर राजनीतिक लोग न्याय की मांग करते हुए नबन्ना यानी कि राज्य सचिवालय तक मार्च करेंगे।
कोलकाता कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर न बनना अभियान को अवैध करार दिया है। प्रशासन ने बेटियों के इंसाफ के लिए लोगों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कई संगठनों और छात्रों के अलावा सरकारी कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी हावड़ा मैदान से नबन्ना की ओर एक रैली करेंगे। छात्र 17 गाछी से नबन्ना की ओर रैली करेंगे। एक रैली कॉलेज स्क्वायर से नबन्ना के लिए होगी। एक और रैली हेस्टिंग से शुरू होगी, जो हुगली नदी को पार करके नबन्ना तक जाने की कोशिश करेगी। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कल फिर कई घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई ने सोमवार को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कथित वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को छापेमारी के दौरान संदीप घोष से करीब 13 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने घोष के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। अब सीबीआई ने संदीप घोष के करीबी संजय वशिष्ठ पर शिकंजा कसना शुरू किया है। वारदात के बाद अस्पताल में जिन अधिकारियों का तबादला किया गया था, उसमें संजय वशिष्ठ भी शामिल थे। और एक बड़ी खबर है, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तेज हो गया है एक्शन। नेशनल टास्क फोर्स की आज पहली बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी बैठक। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद से डॉक्टरों में जबरदस्त रोष है। हत्या से शुरू हुए आक्रोश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी आज पहली बैठक होगी, जो कि सुबह 11:30 बजे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में होनी है। इस टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में अंतिम रिपोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2 महीनों में अंतिम रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टरों को शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के दुर्गा पूजा अनुदान को कई पूजा समितियों ने ठुकरा दिया है। समितियों ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर बेटी की रेप के बाद निर्मम हत्या से आहत होकर यह फैसला किया है। हुगली नदी में हुए इस प्रदर्शन में भद्रकाली पूजा समिति समेत 2 क्लब के लोग शामिल हुए, जिन्होंने प्रशासन को एक लिखित ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रस्तावित अनुदान को ठुकरा दिया है। आर्जिकल हॉस्पिटले जो निर्मम कांड হয়েছে এবং পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে তার উপরে সেই কাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা এই সরকারি যে অনুদানটা নেওয়ার আমরা প্রতি বছর মানে নিয়ে থাকি। वहीं मुर्शिदाबाद की लालकोला सार्वजनिक श्री दुर्गोत्सव महिला समिति ने भी सरकारी अनुदान लेने से इनकार कर दिया है। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। कंगना के बयान पर राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के किसान विरोधी होने का एक और सबूत। शहीद किसानों का चरित्र हनन किया जा रहा है। किसानों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कंगना के बयान के बाद जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं किसान नेताओं ने भी कंगना के बयान पर आपत्ति जताई। देश के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये करती है और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि ये हमारा मत नहीं है। कंगना के बयान के बाद NSUI ने धमकी दी कि किसी भी थिएटर में कंगना की फिल्म लगने और चलने नहीं देंगे। वहीं कंगना के बयान पर किसान नेता आग बबूला हो गए। ये जो फिल्मी डायलॉग है वो अपनी बोली जा और अपना गुजारा करी जा, किसानों से पंगा नहीं लेगी। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने असहमति जताई है। मामले पर पार्टी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर सफाई दी है। कंगना रनौत का ये वही बयान है जिसके बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमत है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में न दें।
और पीएम मोदी ने बाइडेन से की बात, यूक्रेन और बांग्लादेश पर चर्चा। बाइडेन ने पीएम मोदी को किया फोन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी यूक्रेन यात्रा को लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि भारत शांति और स्थिरता लाने के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर भी बात हुई। बांग्लादेश में शांति बहाली, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। पीएम मोदी और बाइडेन ने क्वाड सहित बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य मानवता को लाभ पहुँचाना है। जेएनयू में 15 दिनों से छात्र संघ की भूख हड़ताल जारी है। कुछ मांगों पर बनी सहमति बनने के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। छात्र संघ की मांग को मानते हुए फंड बढ़ाने के लिए जेएनयू प्रशासन ने यूजीसी को पत्र लिखा है। इस पर जेएनयूएसयू का कहना है कि ये हमारी आंशिक जीत है। छात्र संघ ने मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप 5,000 रुपए महीना करने की मांग की। अभी तक 2,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मांगे मानी गई हैं वो ये हैं: जेएनयू में दाखिले के लिए पुरानी इन हाउस प्रवेश परीक्षा प्रणाली को बहाल करना, जेएनयू में जाति जनगणना कराना। हालांकि इन बातों पर सहमति बनने के बाद भी छात्र संघ ने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। और दक्षिणी आइलैंड में ग्लेशियर घूमने गए पर्यटकों के एक ग्रुप के ऊपर बर्फ की गुफा गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें दक्षिणी आइसलैंड की है, जहां ब्रिडामेर कुर्जोकोल ग्लेशियर के पास बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ग्लेशियर घूमने के लिए एक ग्रुप गया था। अचानक पर्यटकों पर बर्फ की गुफा गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रविवार को दोपहर 3 बजे से पुलिस को हादसे की कॉल मिली थी। दरअसल कई देशों के लगभग 25 पर्यटकों का एक समूह बर्फ की गुफाओं को खोज रहा था। इसी दौरान 4 लोग बर्फ की चपेट में आ गए और गुफा में दब गए। एक अहम खबर है, इजरायल के कई शहरों पर हमले हुए हैं। तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ। उत्तरी इजरायल में भी हवाई हमले हुए हैं। इजरायल के कई इलाके से धमाकों की तस्वीर सामने आई हैं। तस्वीरें तेल अवीव के गशडन इलाके की हैं, जहां एक बड़े धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। अगली तस्वीर इजरायल के सेफर शहर की है, जहां एक बड़ा धमाका होने के बाद से लोग दहशत में हैं। सड़क किनारे हुआ धमाका इतना भीषण था कि एक बड़े इलाके में आग लग गई। ये तस्वीर उत्तर पश्चिमी इजरायल के नहरिया शहर की है, जहां हवाई हमलों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। यहाँ भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। और एक अहम खबर है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैलाब का सितम महाराष्ट्र से सामने आया है। नासिक की ये तस्वीर है। सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से यहाँ बाढ़ के हालात हैं। नासिक में देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको मंदिर नजर आ रहा होगा जो लगभग आधा डूब चुका है। लोग कैसे फंसे हुए हैं बाढ़ के इन हालातों के बीच। वहीं आबादी वाला ये पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं कई सारे घर यहाँ पर बने हुए हैं। एक पुल भी नजर आ रहा होगा और पानी ने कैद कर रखा है। इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ शैलेश जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शैलेश, फिलहाल वहां पर क्या इंतजामात किए गए? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाढ़ के हालात है और आबादी वाला ये पूरा इलाका है। क्या यहाँ पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? वैसे देखा जाए तो लोगों तक अभी प्रशासन जो है वो अभी पहुंच चुका है और लोगों तक जो है सुविधा पहुंचाने के काम जारी है। पिछले 6 से 7 दिनों से इस पूरे परिसर में धुआंधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात यहाँ पैदा हो गए थे। अभी प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच चुका है और जगह जगह जो है वो लोगों के लिए राहत का काम जारी है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए इन हालातों को देखते हुए अब प्रशासनिक अमला भी जाग गया है। यहाँ पर पहुंचा जा रहा है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि बाढ़ के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे घरों में कैद होने को मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीर।